तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पिछले क्लासों से आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लासों में हम लोगों ने देखा कि प्रकाश क्या है, छाया क्या है, परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण के विभिन्न जो पद हैं जैसे मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र इत्यादि को हम लोगों ने वर्णन किया है। इससे पहले F बराबर R/2 अर्थात मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में भी हम लोगों ने देख लिया। आज बारी है उससे आगे बढ़ने की। तो आज आप देख रहे होंगे बोर्ड पर जो है 6 अलग अलग जो है आकृतियाँ बनी हुई है। इन सब के विषय में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ये जो 6 आकृति है उसको समझने से पहले हम लोग उस प्रश्न को समझें जो इस आकृति को दर्शाता है। तो प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे कि विभिन्न अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का किरण आरेख खींचे। प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का किरण आरेख हम लोगों को खींचना है। तो इसमें मैंने आपको दिख रहा है बोर्ड पर कि 4, 5 और ये 6 किरण आरेख। इसका क्रम नीचे से भी जा सकता है कि इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा या इस तरह से भी आ सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि आज दर्पण में कहाँ कहाँ पर वस्तु रखी जाती है और उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। सबसे पहला देख रहे हैं कि जब वस्तु, इसके लिए पद क्या आएगा, इसके लिए आएगा कि जब वस्तु अनंत पर हो, मतलब वस्तु कहाँ है, अनंत पर। अनंत का मतलब हो गया कि ये नहीं मालूम कि कितनी दूरी पर है, लेकिन कहीं वस्तु है जो अनंत पर है, बहुत दूर। जैसे यूँ समझ सकते हैं कि सूर्य, तो सूर्य का क्या है, अनंत पर है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि M' एक अवतल दर्पण है जिसके परावर्तक सतह के सामने अनंत पर कोई वस्तु है जो दिख भी नहीं रहा है, अनंत पर है तो नहीं दिखेगी। तो अनंत पर कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब, यहाँ एक पॉइंट है कि जब कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर IV बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक। ये दिखाता है जब अगर लाइन टूटी हुई ना हो तो ये क्या दिखा रहा है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। फिर से समझते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अवतल दर्पण के सामने। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब, वस्तु नहीं दिख रहा है, अनंत पर है, तो जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो मुख्य फोकस पर। कैसा बनेगा, तो उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बहुत छोटा। तो इसका पॉइंट क्लियर हो गया। इसको अगर हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि M' एक अवतल दर्पण है जिसके परावर्तक सतह के सामने अनंत पर कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर IV बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। नंबर दूसरा आते हैं कि वस्तु को और खिसका कर थोड़ा आगे कर लेते, मतलब अनंत पर था, अब अनंत से आगे करते। तो आगे कहाँ, अनंत पर था पहला में, दूसरा में वस्तु कहाँ आ गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो पॉइंट क्या बन रहा है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो और वक्रता केंद्र बीच में। तो अनंत
और वक्रता केंद्र क्या है सी, इसके बीच में हो, तो क्या लिखेंगे इसका कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके सामने अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच OA एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस F के बीच IB बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। पहला वाला में था बहुत छोटा, अनंत पर बहुत बड़ी वस्तु है और उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा। अब है कि वस्तु थोड़ी आगे आ गई, कहाँ आ गई, तो अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। कहाँ पर बनेगा, तो वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस F के बीच। अब तीसरा पे आते हैं, वस्तु और थोड़ा आगे खींच लिया, मतलब दर्पण की ओर और आ गया। तो पहले वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच था, अब क्या हो गया, वक्रता केंद्र सी पर आ गया, वक्रता केंद्र सी पर। अब इसको हम लोग दोनों स्थिति में देखेंगे तो OA एक वस्तु है और I भी उसका प्रतिबिंब है, या अगर हम लोग O और I को मिनिमाइज करें तो CA वस्तु है और C भी प्रतिबिंब है। तो इसका क्या अर्थ हो गया कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र C पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ, कैसा और किस प्रकार बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर होगी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर ही बनेगी। और कैसा बनेगा, तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु के एकदम बराबर। अगर 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु के एकदम बराबर। फिर से देखेंगे कि जब वस्तु कहाँ हो, इसके लिए क्या आ जाएगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो, तो क्या होगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर होगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर ही बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के एकदम बराबर। आगे बढ़ते हम लोग। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट को देखा। सबसे पहले वस्तु कहाँ है, तो अनंत पर है। दूसरा बार वस्तु कहाँ गया, अनंत और वक्रता केंद्र C पर। और तीसरा स्थिति में क्या हो गया कि जब वस्तु कहाँ गया, वक्रता केंद्र C पर। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर, तो वक्रता मुख्य फोकस पर बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वास्तविक, उल्टा, सब कुछ इसी में है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। तीसरा वाला में क्या है कि जब वक्रता केंद्र C पर बनता है तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु के एकदम बराबर बनेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इस 3 पॉइंट को हम लोगों ने समझा। अब चौथे की बारी है। चौथा में ये है कि जब वस्तु कहाँ हो, अब वक्रता केंद्र C से आगे बढ़ गया, वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच हो। इसके लिए क्या आएगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, देखते हैं। जब वस्तु वक्रता के, यहाँ क्या लिखेंगे कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके परावर्तक सतह के सामने वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच OA एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच IB बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। फिर से इसको समझेंगे। एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके परावर्तक सतह के सामने वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच OA एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच IB बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। अब आते हैं कि वस्तु फिर आगे बढ़ गई। अब आ गई वस्तु कहाँ, तो मुख्य फोकस पर। जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, मुख्य फोकस पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, मुख्य फोकस पर हो, तो कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब, तो एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके परावर्तक सतह के सामने मुख्य फोकस
पर OA एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है पता ही नहीं, तो अनंत पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। मतलब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। तो इस तरह से हम लोगों ने पांचवा देखा। आखिरी पॉइंट ये है कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु का हो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, तो क्या लिखेंगे कि M एक अवतल दर्पण है जिसके परावर्तक सतह के सामने मुख्य फोकस F और ध्रुव के बीच OA एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। अब तक जितना प्रतिबिंब था सब क्या था? दर्पण के आगे। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। कैसा? काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा। कहाँ बन रहा है ये तय नहीं हो सकता क्योंकि ये दर्पण से बाहर है। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा। तो इस तरह से हम लोगों ने 6 पॉइंट को देखा कि किस प्रकार जब है वस्तु दर्पण के सामने जिस जिस पोजीशन पे रखा जाता है उस पोजीशन में उसका प्रतिबिंब कब, कहाँ और कैसा बनता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में 1/v + 1/u बराबर 1/f को प्रमाणित करें। 1/v + 1/u बराबर 1/f को प्रमाणित करें। अथवा इसी में प्रश्न क्या आ जाएगा कि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी, फोकस दूरी में संबंध स्थापित करें, स्थापित करें। या कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ देता है कि अवतल दर्पण में, दर्पण में दर्पण सूत्र को प्रमाणित करें, दर्पण सूत्र को प्रमाणित करें। अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को प्रमाणित करें। तो आज ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये एक अवतल दर्पण है, M और M', ये हो गया ध्रुव, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र और ये एक वस्तु है। OA एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब IV बनता है। तो इस तरह से ये इसके लिए किरण आरेख हो जाएगा कि 1/v + 1/u बराबर 1/f को प्रमाणित हम लोग इस पर करेंगे। तो क्या है कि सबसे पहले इसके लिए लिखना होगा कि M' एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसके सामने अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच OA एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र
सी और जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच आई भी बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो इस तरह से हम लोगों ने लिखा, जो बात इससे पहले लिखा था वही कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके सामने वक्रता केंद्र सी और अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच OA एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस F के बीच I भी बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि त्रिभुज AOC में, ये त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज BIC में, क्या ले लेंगे, BIC में, त्रिभुज BIC में देखते हैं क्या क्या है। चाहे तो डायरेक्ट लिख देंगे कि दोनों समरूप हैं, लेकिन कैसे समरूप हैं। तो ये 90 डिग्री, चूँकि ये परपेंडिकुलर है तो क्या लिखेंगे, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BIC इक्वल टू 90 डिग्री। फिर उसके बाद क्या, एंगल ACO बराबर एंगल BCI। ये उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, मतलब दोनों में है उभयनिष्ठ। ये उभयनिष्ठ नहीं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो डबल A उप प्रमेय से, डबल A उप प्रमेय से क्या हो गया, त्रिभुज AOC समरूप त्रिभुज BIC, कि दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। अब जब समरूप हो गया तो इसके भुजानुपातिक रूप में क्या होंगे, बराबर। तो क्या हो गया, OA बटे IB बराबर OC बटे IC। इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, OA बटे, या अभी रहने देते हैं ना, समीकरण 1, बाद में ही उसको देख लेंगे। फिर आते हैं अब क्या, कि यदि वस्तु यहाँ ना हो करके यहाँ हो, तो इसका नाम कुछ और दे देते हैं, जैसे P दिया हुआ है तो QR दे देते हैं, QR। तो यहाँ एक लाइन लिख दें तो ज़्यादा समझ में आएगा कि यदि वस्तु दर्पण के ध्रुव के निकट हो तो क्या हो गया, तो निकट हो QR के रूप में, ये भी लिख दिया कि QR के रूप में हो। तो अब आ जाएगा ये और ये त्रिभुज QRF तथा त्रिभुज BIF में, तथा त्रिभुज BIF में। अब दोनों में क्या है, फिर वैसे ही कि QRF कोण बराबर BIF इक्वल टू 90 डिग्री। वस्तु तिरछी तो नहीं रखी जाएगी ना, तो इसलिए सीधी रखी जाएगी तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। इसके बाद QFR इक्वल टू BFI, ये भी वही तर्ज पे है कि शीर्षाभिमुख कोण। तो फिर उसी प्रकार डबल A उप प्रमेय से, डबल A उप प्रमेय मैथ का एक हिस्सा है कि जिसमें अगर कोई भी दो त्रिभुज में अगर कोई दो एंगल बराबर होगा तो स्वतः तीसरा एंगल बराबर होगा, तो उसको लिखने की या बताने की ज़रूरत नहीं होती। डबल A उप प्रमेय से बात वही हो जाता है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं।
तो डबल ए उपप्रमेय से त्रिभुज क्यू आर एफ समरूप त्रिभुज बी आई एफ, इसलिए क्या हो जाएगा क्यू आर बटे बी आई या आई बी बराबर आर एफ बटे आई एफ। अब है क्या कि चूँकि ए क्यू समानांतर सी पी, इसीलिए ओ ए बराबर क्यू आर, इसीलिए ओ ए बटे आई बी बराबर आर एफ बटे आई एफ। इसमें एक चीज़ और मेंशन करेंगे कि ये जो आर है पी के बहुत निकट है, आर पी के बहुत निकट है, इसीलिए क्या हो जाएगा ओ ए बटे आई बी बराबर पी एफ बटे आई एफ, समीकरण इक्वेशन 2। तो जितना बात अभी मैंने बोर्ड पे लिखा है उसको एक बार फिर से समझते हैं कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके सामने अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच ओ ए एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच आई बी बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। इसके बाद हम लोगों ने ये दोनों त्रिभुज को जो है समरूप किया और समरूप करके फिर दोनों को अनुपातिक रूप में जो है दिखाने का प्रयास किया। तो त्रिभुज AOC और त्रिभुज BIC में तो क्या देख रहे हैं कि इसको समरूप करना है, तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण और ये 90 डिग्री। तो जब दो कोण बराबर हो जाता है तो डबल ए उपप्रमेय से त्रिभुज AOC समरूप त्रिभुज BIC हो जाता है, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो गया समरूप। जब समरूप होगा तो भुजानुपातिक रूप में क्या होगा बराबर, मतलब इसका लंब बटे इसका लंब, तो OA बटे IB, इसका आधार OC बटे इसका आधार IC, तो ये हो गया। यदि वस्तु दर्पण के ध्रुव के निकट हो, यानी वस्तु अब यहाँ ना हो करके अगर यहाँ होता तो क्या होता है कि निकट के हो, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज QRF तथा BIF में, इसमें भी देखते हैं ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, ये शीर्षाभिमुख कोण सेम उसी प्रकार से है। तो इसी तरह से डबल ए उपप्रमेय से ये और ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया समरूप। जब समरूप हो गया तो इसकी भुजा भी अनुपातिक रूप में क्या होगी बराबर, मतलब QR बटे IB बराबर RF बटे IF। अब यहाँ पर है कि ये AQ पैरेलल किसका है CP का। AQ पैरेलल अगर CP का होता है तो क्या हो जाएगा कि इसके बीच के जो लंबवत दूरी होगी वो बराबर होगी, मतलब OA बराबर किसका हो जाएगा QR का, तो OA बराबर क्या हो गया QR। अब जो यहाँ पर QR है उसके जगह पर क्या आ गया OA, तो OA बटे IB बराबर RF बटे IF। फिर एक तर्क है कि RP के इतना निकट है कि इन दोनों के बीच में दूरी कोई अंतर नहीं है, तो इसका मतलब हो गया क्या OA बटे IB बराबर RF के जगह क्या हो गया PF बटे IF। इस तरह से समीकरण 2। अब हम लोग थोड़ा सा इस जगह का जो खाली जगह है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस खाली जगह में हम लोगों ने देखा क्या कि समीकरण 1 तथा 2 से दोनों का LHS देखते हैं कि इक्वल है। यहाँ OA बटे IB, यहाँ भी OA बटे IB, तो निश्चित रूप से RHS भी क्या होगा बराबर, तो मतलब OC बटे IC बराबर PF बटे IF। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको दर्पण से रिलेट करते हैं। जैसे ये OC अकेला है तो दर्पण से कैसे रिलेट होगा, तो इसको क्या लिखते हैं PO माइनस PC, यानी इस PO यहाँ से लेकर के यहाँ तक घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगा। फिर इसी प्रकार IC को क्या लिखेंगे PC माइनस PI, तो PC माइनस PI। जब भी बनाने बैठेंगे तो चित्र को फॉलो एकदम करना है, यानी ये जो आरेख बना हुआ है इसको ज़रूर फॉलो करना। अगर ये जो समझ में आ जाएगा तो पूरा जो है ना याद हो जाएगा। तो वही जैसे IC हमको दिखाना है तो क्या है PC बटे PC माइनस PI, तो PC माइनस क्या हो गया PI।
पी एफ दिखाना है। पी एफ कहाँ हो गया, हाँ पी एफ, तो ये तो दर्पण से रिलेट है ही, तो इसको कुछ नहीं करना, पी एफ ही रहने देंगे। आई एफ दिखाना है तो क्या कहेंगे, पी आई माइनस पी एफ, तो पी आई माइनस पी एफ, इस तरह से आ गया। अब चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी का अर्थ हो गया कि इस सब का चिन्ह क्या है, चिन्ह परिपाटी से। पी ओ का मतलब क्या हो गया, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, तो ये क्या हो गया माइनस यू। मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि जो ये चतुर्थांश के इधर आएगा तो सभी माइनस में आ जाएगा, मतलब दर्पण के सामने कुछ भी रहा तो सब माइनस। सीधा सीधी अगर सीख जाएं कि दर्पण कोई भी हो, उसके सामने वस्तु हो, प्रतिबिंब हो, फोकस हो, सब का वैल्यू क्या होगा माइनस में। तो यहाँ क्या हो गया, पी ओ वस्तु के दर्पण के सामने है, इसलिए क्या हो गया माइनस यू। पी सी प्रतिबिंब की नहीं, पी सी हो गया वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को माइनस आर, और हम लोगों ने सिद्ध किया था कि आर बराबर 2f, तो माइनस 2f। इसी तरह से पी आई का मतलब हो गया प्रतिबिंब की दूरी। अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, तो माइनस 2f। प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी को माइनस भी। फिर पी एफ फोकस दूरी, फोकस दूरी को माइनस एफ। अब ये सब वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या देख रहे हैं, पी ओ के जगह क्या देंगे माइनस यू, फिर बीच में माइनस। पी सी के जगह क्या देंगे माइनस 2f, फिर बटे पी सी माइनस 2f, फिर पी आई तो माइनस भी, इक्वल टू क्या पी एफ माइनस एफ। पी आई का मतलब हो गया माइनस भी, और एफ पी एफ का मतलब माइनस एफ। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि माइनस यू प्लस 2f बटे माइनस 2f प्लस भी बराबर माइनस एफ बटे माइनस भी और प्लस एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कोना कोनी गुना करें तो माइनस यू प्लस 2f गुने माइनस भी प्लस एफ। माइनस एफ से किसको गुना करें तो माइनस 2f प्लस भी। अब आगे बढ़ते हैं तो माइनस यू माइनस भी तो प्लस यू भी, माइनस यू एफ माइनस 2f भी प्लस 2f स्क्वायर। इधर देखते हैं तो प्लस 2f स्क्वायर माइनस एफ भी। अब ये सबको इस पार ले आते हैं तो यू भी, यू एफ 2f भी 2f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर प्लस एफ भी इक्वल टू 0। ये कैंसिल, तो यू भी माइनस यू एफ, ये दोनों आपस में घट जाएगा तो एफ भी बराबर 0। दो में से एक घट गया तो एफ भी। अब क्या करेंगे, अब जो है इस तीनों को यू भी एफ से भाग देंगे तो दोनों ओर यू भी एफ से भाग देने पर, अब दोनों साइड क्या करते हैं, इधर भी और उधर भी यू भी एफ से भाग देते हैं तो यू भी माइनस यू एफ माइनस एफ भी बराबर 0। इसके नीचे यू भी एफ भाग देने का मतलब होता है कि हर बना दें उसको, यू भी एफ और यू भी एफ। अब यू भी कट गया, यू एफ कट गया, एफ भी कट गया, तो ऊपर में क्या बच गया 1 और नीचे में एफ, यहाँ 1 और नीचे में भी, यहाँ 1 नीचे में यू बराबर इधर 0। अब ये दोनों उस पर लेके चले जाएं तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, दोनों प्लस हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इस प्रकार हम लोगों ने 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को अवतल दर्पण में प्रमाणित किया, और मैंने पूरा कोशिश किया है कि आप लोगों को इसके ज़रिए जो है ये प्रश्न को हल किया जाए और इसको सीखा जाए।
याद भी हो जाएगा अगर इसको हम लोग देखें तो। इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट के ज़रिए जो है बताना है, ताकि छोटी छोटी बात को भी ध्यान में रख करके हम लोग जो है पूरा सॉल्व भी कर लेंगे और सही से सीख भी पाएंगे। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण में 1/v + 1/u = 1/f। फिर अगले ही क्लास में हम लोग देखेंगे कि तीनों दर्पण जो है अवतल, उत्तल और समतल दर्पण का इस्तेमाल क्या है। फिर अगले ही प्रश्न में हम लोग देखेंगे, अगले ही वीडियो में देखेंगे हम लोग कि जो दर्पण की पहचान कैसे कर सकते हैं भी छू कर के और बिना छुए। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल पर देखेंगे, ताकि जो है हम लोग अच्छे तरह से इस चैप्टर को पूरा तरह से हम लोग पढ़ पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत